ACA अली कोचिंग एकेडमी ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू alicoachingacademy.com। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एटॉमिक रेडियस, जो कि एसएनपी ब्लॉक। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपका ये टॉपिक है। ये टॉपिक आपको सही समझना चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी कंसेप्ट है वो सारे के सारे कंसेप्ट हम इसी की बेस पे एक्सप्लेन करेंगे। तो एटॉमिक रेडियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, अगर आप कोई भी इंटर टेस्ट देते हैं तो इंटर टेस्ट में जो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर है, उस केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी एटॉमिक रेडियस का टॉपिक है, और उसी उतनी ही डिटेल में है जितनी डिटेल में हम पढ़ेंगे, एक्सेप्ट ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग आपकी एसएनपी ब्लॉक में है, तो वो सारा का सारा एक लेक्चर हम लेंगे जिसमें वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, चाहे वो एसएनपी ब्लॉक में है, चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग में है, वो सारी की सारी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द एटॉमिक रेडियस कि एटॉमिक रेडियस क्या है। तो एटॉमिक रेडियस के बारे में हम बात करते हैं। देखो, रेडियस आप जानते होंगे कि रेडियस इसको कहते हैं, डायमीटर इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है और इस सर्कल से लेकर मैं इस यहाँ तक आऊँगा तो इसको कहते हैं डायमीटर। इसको क्या कहते हैं? डायमीटर। लेकिन मैं ऐसा करूँ, मैं कहूँगा ना, मुझे इस सर्कल के सेंटर से लेकर, इस सेंटर के सर्कल से लेकर आउटर मोस्ट जो इसकी बॉडी है वहां तक जाना है, इसको फिर हम कहते हैं रेडियस। दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस तो आपको समझ आया कि भाई एटॉमिक ये रेडियस क्या होता है, ठीक है। लेकिन हम अब एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। किसी एटम के रेडियस क्या है? तो एटॉमिक रेडियस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं दिस इज द डिस्टेंस। ऑफ कोर्स डिस्टेंस है, द डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू वैलेंस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। क्या है कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां तक, यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यानी इस न्यूक्लियस से लेकर यहाँ तक, तो इसको हम ऐसे ऐसे भी लेते हैं, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। आर, स्मॉल आर से जाहिर करेंगे। तो आपको याद होना चाहिए भाई, आज आगे जो हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की, तो एटॉमिक रेडियस को हम जाहिर करेंगे, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय स्मॉल आर। इससे हम करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अच्छा, ये तो आपको समझ आइए कि भाई एटॉमिक रेडियस कहाँ से कहाँ होता है? सेंटर से लेकर, यानी न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होता है वहां तक जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। समझ आइए, एटॉमिक रेडियस इज क्या? द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन, आखिरी यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इज इट ओके नाउ? ओके, ये अगर आपको समझ आए ना, तो अब हम ये बात करेंगे एटॉमिक रेडियस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इट। तो एक बात आपके जहन में होनी चाहिए कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस। यानी एक एटम आपने लिया और उसका रेडियस मालूम करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास एटम है, ये हमारे पास एटम है, बस एक बार, लेकिन एक मसला है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल होता है टू कैलकुलेट इट्स रेडियस। इसका रेडियस कैलकुलेट करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो अगर ये मुश्किल है फिर क्या करेंगे? समझ आ रही बात? अच्छा, रेडियस है, अब दो बातें करते हैं। क्यों है? क्वेश्चन है ना कि क्यों एटॉमिक रेडियस, हमने कहा रेडियस है, लेकिन एटॉमिक रेडियस बहुत ही मुश्किल है कि आप इसको कैलकुलेट करें, यानी इसको न्यूक्लियस से लेकर यहीं तक जो डिस्टेंस है। क्यों? उसकी रीजंस है। लाइक व्हाई हम कहते हैं भाई क्यों है, तो भाई बस उसकी वजूहात होती है। व्हाई, तो व्हाई मैं बताता हूँ कि व्हाई एटॉमिक रेडियस, व्हाई एटॉमिक रेडियस इज नॉट कैलकुलेटेड इजीली। ये हम कहते हैं कि व्हाई, तो हम क्यों नहीं कर सकते? वो रीजन, चूंकि ये बात मैंने इधर लिखी है तो आपको समझ आएगी। उसकी पहली वजह कि हम इंडिविजुअल एटम को, इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल समझते हैं ना, एक अकेला, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एटम जो है, इस एटम को लेना, या हम कहते हैं आइसोलेशन, एक एटम को आइसोलेट करना बहुत ही मुश्किल काम है।
मतलब है कि आपके पास मॉलिक्यूल है और उसमें से एक एटम उठा के आपको जो कहते हैं ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो हम कहते हैं इंडिविजुअल एटम या उसका आइसोलेशन जो है ये बहुत बहुत मुश्किल काम है, इसलिए हम नहीं कर सकते इजीली। तो हम कहते हैं भाई दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ये क्या है? दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। नंबर 2, याद रखना हमने कहा ना ये एटम है, लेकिन एटम की कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती। हम कहते देयर इज नो क्लियर कट बाउंड्री ऑफ द एटम, नो क्लियर कट बाउंड्री, नो क्लियर कट बाउंड्री, इसकी कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। अब आप कहेंगे सर बाउंड्री क्यों नहीं है? ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों नहीं है। देखो, हम कहते हैं ना कि जो एटम होता है इसका हम कहते हैं एटम में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव पार्टिकल नेचर होती है इसकी, वेव पार्टिकल नेचर। अब आप कहेंगे सर ये वेव पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है? तो शायद आपने, अगर आपने फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 2 यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि जो वेव नेचर पार्टिकल की हम बात करते हैं ना, इसका मतलब ये हो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूवमेंट करता है तो वो वेव के फॉर्म में मूवमेंट करता है। ये देखो ऐसे, ये ऐसे नहीं होगा कि भाई जैसे बोहर ने बताया था कि भाई ऐसे 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 मूवमेंट करता है ना, इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव, इट मूव्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है लेकिन ये बिल्कुल ऐसे वेव के फॉर्म में मूवमेंट करता है। तो अब मुझे बताओ, आप यहाँ बता सकते हैं कि इसकी क्लियर कट बाउंड्री कौन सी है? यू कैन नॉट, देयर इज नो क्लियर कट बाउंड्री और देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। क्लियर कट बाउंड्री, वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। हमने कहा ना देयर इज नो क्लियर कट बाउंड्री, तो क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। हमने कहा भाई यहाँ पर क्या है? नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। हमारे पास कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है कि भाई आप कहीं ये इसकी बाउंड्री है, नो वेल डिफाइंड बाउंड्री। हमने कहा कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। तो जब नहीं है फिर क्या करेंगे? ऑफ कोर्स हम इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हमने कहा भाई कि हमारे पास क्या है, इसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो हम ये कहे भाई यहाँ तक इलेक्ट्रॉन होगा, इससे आगे नहीं होगा, यहाँ तक होगा, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, दो बातें हमने की है। तो देयरफॉर अब हम क्या करें भाई? अब हमारे लिए एक मसला है। मसला ये है कि अगर हम इस एक एटम को अकेला नहीं ले सकते हैं, एक एटम को अकेला नहीं ले सकते हैं कि उसका हम रेडियस मालूम करें और हम मालूम करें भाई ये कहाँ से कहाँ होगा, फिर हम क्या करेंगे? उसके लिए हम दूसरा तरीका ढूंढते हैं। हम ये देखते हैं भाई कि ये जो एटम है ये कोई बॉन्ड तो बनाएगा ना, एटम है ना तो कोई बॉन्ड तो बनाएगा ना। तो दो चीजें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक हम ग्रुप में और एक पीरियड में। तो दो पीरियड की हम बात करें। एक्चुअली हमारे कोर्स में एक पीरियड है, पीरियड नंबर 3, लेकिन पीरियड नंबर 2 डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारी जगहों में है। अगर आपको पीरियड नंबर 2 नहीं आता, इसका मतलब है केमिस्ट्री आना बहुत मुश्किल काम है फिर। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ फिर हम क्या करेंगे। हम ये करेंगे कि अगर हम ऐसे नहीं कर सकते तो डेफिनेटली वो बॉन्ड तो बनाते हैं ना। पीरियड टेबल में हमारे पास जो पीरियड नंबर 2 है, पीरियड नंबर 2 आपको याद होगा। हम अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ लिसन, पीरियड नंबर 2 की हम बात करते हैं और मैं एक जुमला आपको कहता हूँ लिसन, लिसन सुनो, लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ओके, एक जुमला है, एक सिंपल जुमला है जिसमें मैंने आपको कहा कि क्या कर रहे हैं, क्या है कि लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। अब क्या करिए, फ्राइडे नाइट को बीबीसी न्यूज सुने। ठीक है, एक सिंपल सा जुमला मैंने आपको कहा कि लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ओके, अब इसी जुमले को लेके कि हम क्या करेंगे भाई, इसी के लेके हम क्वेश्चन नंबर 2 याद करेंगे। एल आई ये जो है ये आपका लिथियम है, ये बी ये हो गया बीई बेरिलियम, ये बोरान, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये फ्लोरीन और ये हो गया आपका नियॉन। हम कह सकते हैं लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ट्रिक्स के साथ याद रखना। अच्छा, ट्रिक याद होनी चाहिए आपको, ट्रिक्स बेशबहा ट्रिक्स बताएंगे आपको। आप सिर्फ आए तो सही हमारे साथ क्लासेस में, फिर आपको पता चल जाएगा भाई ट्रिक्स क्या होती है, शॉर्टकट क्या है, निमोनिक्स क्या है, कंसेप्ट क्या है, केमिस्ट्री क्या है और इम्डिकैट क्या है। किसी का बात भी आपको गलत नहीं कर सकता, बट यू शुड नो द ट्रिक्स, बिकॉज ट्रिक्स जो है इसके साथ जिंदगी आसान हो जाती है। तो हम कहते हैं ना लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। लिसन लिथियम, बीबीसी में पहला बी बेरिलियम, बी बोरान, सी कार्बन, न्यूज में एन और फ्राइडे में एफ और नाइट में एन। तो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, दिस इज पीरियड नंबर 2।
और ये फिर नंबर 2 आपको ज़बानी याद होना चाहिए। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, हम बात करते हैं। अब आप कहेंगे सर ये लिखने का क्या मकसद है? इस लिखने का बहुत मकसद है। हम कहते हैं ना ये पहली 3 जो है ये द फर्स्ट 3 दीज़ वन ये हमारे पास मेटल्स है। ये क्या है? मेटल्स। जो दूसरे उसके बाद है जितने भी ये आते हैं ना ये सारे के सारे ही नॉन मेटल्स। दीज आर नॉन मेटल्स। यू अंडरस्टैंड नाउ? अच्छा, ऑफ कोर्स बोरान को हम मेटलॉइड कंसिडर करते हैं। बाय द वे इधर देखो, अगर हम इनको देखें ना और एक इसको मैं अलग करूंगा, ये नहीं है, इसको मैं अलग करूंगा। हमने कहा भाई याद रखना कि अगर कहीं पर पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं तो मेटल्स क्या करेंगे? एक बॉन्ड बनाएंगे जिसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। ये क्या बनाएंगे? मेटल्स बनाएंगे मेटालिक बॉन्ड। मेटल्स क्या कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, मेटालिक बॉन्ड। अच्छा, अब नॉन मेटल्स कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? तो हमने कहा भाई नॉन मेटल में फिर हमारे पास दो किस्म के होते हैं। नॉन मेटल्स में दो किस्म की होते हैं। अगर नॉन मेटल्स हैं तो नॉन मेटल्स में हमारे पास दो, नॉन मेटल्स में ये बना देंगे कोवेलेंट रेडियस, ये सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और अगर उसमें नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस, याद रखना ये कोई बॉन्ड नहीं बनाते। हम कहते हैं कि दे डू नॉट मेक एनी बॉन्ड। नोबल गैसेस तो कोई बॉन्ड नहीं बनाती ना, वो तो अकेली होती है भाई। वो उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है तो कोई बॉन्ड नहीं बनाता। हमें पता चल गया भाई हमारे पास लेसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे में मेटल भी है, नॉन मेटल में है। और नॉन मेटल में दो किस्म के, पहला जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी यहां से लेकर यहां तक, यानी फ्लोरीन तक जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन नियान जो है वो नहीं बनाता। तो नोबल गैसेस हम कहते हैं भाई नो बॉन्ड। अगर नो बॉन्ड यानी बॉन्ड नहीं बनाते तो याद रखना ये क्या करते हैं? ये उनका जो है वांडरवाल फोर्सेस होती है, वांडर वाल फोर्सेस। वांडर वाल फोर्सेस होती है। डू अंडरस्टैंड नाउ? मैंने आपको कहा वही कि मेटल है तो मेटल मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर नोबल गैस है फिर वो क्या करेगा? फिर क्या करेगा बोलो भाई? फिर वो वंडरवाल फोर्सेस होगी। अच्छा, अब दो बातें और है। हमारे पास एक और चीज होती है, एक और बॉन्ड भी है जिसको आयनिक बॉन्ड हम कहते हैं। होता ये है ना कि ये जो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तो मेटल हमारे पास क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो हम कहते हैं भाई ये क्या बनाते हैं? कैटाइन बनाते हैं। इसको हम कैटाइन कहते हैं। यानी मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको हम कहते हैं, ये देखो ये मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये हो जाएगा +1 एंड +1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। अंडरस्टैंड नाउ? इज इट ओके ना? दूसरा, हमारे पास नॉन मेटल कोई भी लेते हैं, क्लोरीन है और उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, जाके Cl- बन जाएगा। अब इस पे भी नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, इसको अब हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड, नाउ दिस इज कॉल्ड एन आयन। इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एन आयन। और इसको हम कहते हैं कैट आयन। हम इसको इनके रेडियाई, अब ये देखो हम रेडियस मालूम करेंगे। मैंने आपको कहा हम रेडियस मालूम करेंगे किसके बेस पे? अब हम रेडियस मालूम करेंगे बॉन्ड के बेस पे। किसके बेस पे? बॉन्ड के बेस पे। कि इन्होंने कौन सा बॉन्ड बनाया? हमने कहा ना यहाँ पर सबसे पहले मेटालिक बॉन्ड है, तो जो मेटालिक बॉन्ड होगा उसके रेडियस को हम कहेंगे मेटालिक रेडियस। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसके रेडियस को हम कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। ठीक है? नोबल गैसेस हैं तो उनके रेडियस को हम कहेंगे वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल। ठीक है? और अगर कहीं पर नोबल गैसेस का हो गया वंडरवाल, लेकिन अगर कैटाइन या एनाइन है उनकी रेडियाई को हम कहते हैं आयनिक रेडियाई। समझ आ रही बात? यानी ये जो नाम हम दिए ना, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। ये बॉन्ड के बेस पे है कि जो बॉन्ड होगा उसका वही रेडियस होगा। इज इट ओके नाउ? अगर मेटालिक बॉन्ड मेटालिक रेडियाई, कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट रेडियाई, वंडरवाल फोर्स वंडरवाल रेडियाई, आयनिक बॉन्ड आयनिक रेडियाई। इज इट ओके नाउ? ये अच्छा, हम बात करते हैं जनाब, ये हमारे पास आया, हमने कहा भाई जो रेडियस होगा, जो बॉन्ड होगा वही उसका रेडियस होगा। इज इट ओके नाउ? ओके, आई एम श्योर कि ये अब आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है? ओके जनाब, अब हम आते हैं किसकी तरफ? हम आते हैं कोवेलेंट रेडियस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन वेरी डिटेल, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि भाई हमारे पास ये क्या होता है। याद है ना? अब मैंने आपको कहा कि लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। आपने फ्राइडे नाइट को, आपने फ्राइडे नाइट को क्या करनी है? बीबीसी न्यूज सुननी है। ठीक है? ये बात आपको याद होनी चाहिए।
ओके जनाब, अब हम आते हैं सबसे पहले रेडियस की तरफ। ओके, सबसे पहले हमने कहा भाई कौन सा है, कोवेलेंट रेडियस की बात करेंगे, कोवेलेंट रेडियस। तो आपको पता चल गया, हम कहते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल को हम रेडियस कहते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियस। अब हम कहेंगे, तो हम कहेंगे हमने तो इतना मालूम करना है ना, तो सब देखो, बॉन्ड आप लेते हैं ना, बॉन्ड बॉल, और बॉन्ड जो दो न्यूक्लियर के बीच में डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं उसको, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। नहीं समझ आ रही है तो मैं समझाता हूँ, इधर देखो। हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट रेडियस मालूम करेंगे, तो कोवेलेंट रेडियस हम कहते हैं द द डिस्टेंस द डिस्टेंस अच्छा, ये द डिस्टेंस मैंने इधर भी लिखा, इधर भी। असल में यहाँ पर जो हम लिखते हैं ना, असल में ऐसे डेफिनेशन जो हम लिखते हैं, हम कहते हैं द एवरेज डिस्टेंस, फिर हमको कहते हैं एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस प्लेसमेंट। हाँ अच्छा, द डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमने लिखा, तो ये हम डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, पर ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये हो जाएगा, इसको हम कहते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the nuclei of covalently bonded atoms। हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ना, देखो मेरे पास एक एटम है और इस एटम ने दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, राइट। यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्ड वाले हैं, और ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है। मैं इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस में जाता हूँ, राइट। और जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं ये वाली जगह लूँगा, ऐसे ये और ये मैंने लिया, और फिर जाके ये मैं करूँगा ऐसे, ये जो डिस्टेंस है, मैं अब इस डिस्टेंस को क्या करूँगा, इसको मैं हाफ करूँगा, इसको भी हाफ करूँगा। इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के डिस्टेंस को, मैंने कहा ना, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के डिस्टेंस को जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, अब इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। हमने कहा ना हाफ ऑफ द बॉन्डिंग, हमें तो सॉरी, हो सॉरी सॉरी, ये क्या है, ये हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ है। अच्छा एक्चुअली बल्कि ठीक भी है, लेकिन हाफ ऑफ द डिस्टेंस ठीक है, लेकिन हम आप कर हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, हाफ ऑफ द, बट ठीक है ओके, हम इसको दोबारा लिख सकते हैं, हाँ जी ओके। हम इसको दोबारा एक और डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं, हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ इन कोवेलेंट बॉन्ड। एक्चुअली मैं समझे, मैंने ये डेफिनेशन लिखी, ये है कि अगर हम जो बॉन्ड लेंथ है ना, वो क्या है, बॉन्ड लेंथ को अगर हम हाफ करें तो उसको हम कहते हैं। अच्छा, यहाँ से लेकर ये जो है ना, ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास है बॉन्ड लेंथ। हम इस बॉन्ड लेंथ को टू भी डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये मेरे पास जो एटम है, पहला एटम, दिस एटम इज ए, और ये भी ए है। अब आप कहेंगे सर ये ए क्यों लिया है, क्योंकि हमने होमोन्यूक्लियर लिया है, मतलब जो बॉन्ड बनेगा ना, हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हमारे पास बनता है, या एटम सेम होंगे या एटम्स डिफरेंट होंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड अगर हम सेम एटम्स के बीच में बनता है, उसको हम कहते हैं होमो न्यूक्लियर, हम उसको होमोन्यूक्लियर एटम्स कहेंगे। और अगर डिफरेंट है तो हम इसको हीट्रो न्यूक्लियर कहेंगे, यानी दो डिफरेंट होंगे, हीट्रो न्यूक्लियर, ये हम कहते हैं। दो सेम एटम, ये तो डिफरेंट एटम्स, ठीक है। अब जो हमने लिखा ना हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बॉन्डिंग,
हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, जो न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस है वो इसका आधा, या हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ, जो बॉन्ड लेंथ को हम आधा करें। तो ये हमने लिखा किसके लिए, पहले हमने लिखा ये होमोन्यूक्लियर के लिए, ये वर्क करता है किसके लिए, होमोन्यूक्लियर के लिए। आप कहेंगे सर हेटेरोन्यूक्लियर के लिए क्या करेंगे, भाई हेटेरोन्यूक्लियर के लिए भी मैं बताऊंगा अभी, लेकिन ये काम करता है किसके लिए, इट वर्क्स फॉर द होमोन्यूक्लियर। अच्छा, हेटेरोन्यूक्लियर के लिए हम क्या करेंगे, तो हेटेरोन्यूक्लियर के लिए बकायदा हम एक अलग वो लिखेंगे इसमें, ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, होमो हेटेरोन्यूक्लियर के लिए हम अलग, मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा अभी, लेकिन आप इसको देखिए। तो होमोन्यूक्लियर में हमने कहा कि भाई फॉर एग्जांपल ये हमने कहा ना, ये डिस्टेंस ऑफ ए टू ए, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द ए टू ए, दिस वन, यहाँ से जो डिस्टेंस है ये हम लेंगे और इसको हम 2 भी डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस। ये आर से जाहिर करते हैं, स्मॉल आर से, आपको पता होना चाहिए, हम इसको कहेंगे रेडियस। आओगे सर व्हाट इज दिस डिस्टेंस डी ए टू ए, तो याद रखना डी ए टू ए जो है ये, यानी डिस्टेंस ऑफ ए टू ए, ये इसके न्यूक्लियस से लेकर इसके न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ये क्या है, ये बॉन्ड लेंथ है, लेकिन हमें बॉन्ड लेंथ नहीं चाहिए, हमें तो बॉन्ड लेंथ का आधा चाहिए, हम बॉन्ड लेंथ का आधा चाहिए, यानी इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, इट विल गिव अस द रेडियस, दिस विल बी द रेडियस ऑफ द एटम। ओके, एक एटम का रेडियस होगा, इसको हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। इसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस। एंड वी टॉक्ड अबाउट द कोवेलेंट रेडियस इन होमोन्यूक्लियर एटम्स, कि एटम्स क्या हो, दोनों सेम हो। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कौन कौन, मैंने कहा ठीक है भाई, हमारे पास हाइड्रोजन है H और H, ये हो गया, हमारे पास Cl और Cl, ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 199 है, 2 भी डिवाइड करो, ये तकरीबन 99 पिकोमीटर हमारे पास रेडियस आता है, तकरीबन यही आता है ऐसे। तो इनको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली द रेडियस, ठीक है। तो हमारे पास अगर होमोन्यूक्लियर है तो फिर हम ये करेंगे। अच्छा, अगर आप कहेंगे सर अब हमारे पास हेटेरोन्यूक्लियर है, हेटेरोन्यूक्लियर का मतलब ये हुआ कि मैंने इधर से हाइड्रोजन लिया, इधर से Cl लिया, तो आपको पता है भाई हाइड्रोजन छोटा होता है और Cl जो है वो तो बड़ा होता है, राइट। अब यहाँ क्या करेंगे हम यहाँ क्या करेंगे, तो ये जो मैंने बताया ना रेडियस, कि डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द न्यूक्लियस डिवाइड बाय 2, यानी हाफ ऑफ द बॉन्डिंग, या बॉन्ड लेंथ को 2 भी डिवाइड करो, जो हमारे पास आएगा तो वो हमारे पास रेडियस फॉर द होमोन्यूक्लियर है। तो हेटेरोन्यूक्लियर के लिए भी आधा हम वही लिखेंगे, आधा हम वही लिखेंगे। आप कहेंगे सर कैसे हम लिखेंगे, मैंने आपको कहा ना, मैं हम ये लिखूंगा, ये मेरे पास रेडियस हो गया, रेडियस, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हम करेंगे कि जो रेडियस ऑफ ए है, रेडियस ऑफ ए है, रेडियस ऑफ ए, उसको हम प्लस करेंगे विद प्लस रेडियस ऑफ बी, ये हो गया माइनस 0 पर। देखो अब हमने क्या किया, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी किया हमने, ए और बी, ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास डिस्टेंस आता है, यानी हमारे पास वही बॉन्ड लेंथ आती है। हम इससे कुछ माइनस करेंगे, वो माइनस क्या है, 0 पॉइंट, देखो ये हो गया, तो हम इससे माइनस करेंगे 0.09, 0.09, और फिर हमारे पास आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों का, हम इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मालूम करेंगे। हमारे पास हमने किया ना ए और बी, या 1 and 2 जो आप भी लेते हैं वो, अगर आपके पास ए और बी है तो हम क्या करेंगे, दोनों का रेडियस एक दूसरे के साथ प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद उसको 0.9 से माइनस करेंगे अलॉन्ग विद देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। समझ आ रही बात, मैंने लिया ना ये हमारा हो गया हाइड्रोजन का, प्लस ये हो गया Cl का, माइनस 0.09 हो गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर एग्जांपल ए हमने लिया है H, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या बनती है, 2.1 है, माइनस ये हमारे पास आती है 3.0, ये हो गया। इस तरह हम इसको मालूम करते हैं, लेकिन एनीवेज दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर कोर्स, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू डू इट, ये हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे करें वगैरह वगैरह, ठीक है। एनीवेज यहाँ तक मैंने आपको बताया कि भाई हम होमोन्यूक्लियर को ऐसे करेंगे और हेटेरोन्यूक्लियर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और हम बस यहीं तक ये स्टॉप करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कोवेलेंट रेडियाई, क्या हो गया, कोवेलेंट रेडियाई। अब हम कोवेलेंट रेडियाई, मैंने कहा कि अगर फर्दर होमोन्यूक्लियर है तो उसके लिए हम ये ऊपर वाला इस्तेमाल करेंगे, एंड व्हाट विल वी डू, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिवाइड बाय 2, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है उसको 2 पे डिवाइड कर लेंगे, जब 2 पे डिवाइड करेंगे वो हमारे पास आएगा क्या, दैट विल बी आवर कोवेलेंट रेडियाई। इज इट ओके नाउ, आई एम श्योर कि ये आपके लिए अब ये क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हमने कहा भाई कि अगर हम किसकी बात करते हैं, हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास कोवेलेंट रेडियाई है,
तो कोवेलेंट रेडियाई या उसका जो साइज है किसी एटम का साइज उसकी कोवेलेंट बॉन्ड पे डिपेंड करेगा कि जो उसकी न्यूक्लियस से तक जो डिस्टेंस है वो डिपेंड इस तरह करेगा कि कोई एटम अगर बड़ा है तो याद रखना इसका रेडियस भी ज्यादा होगा, अगर कोई एटम छोटा है तो उसका रेडियस भी छोटा होगा। इज इट ओके नाउ? ये हमने लिया, ये इसका आधा होगा, तो ये डिपेंड करता है इस पे। इज इट ओके नाउ? क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो हमने कहा भाई पहला वाला इसको हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियाई। इसके बारे में बात करेंगे। जो ट्रेंडिंग है ना, ट्रेंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हमारी जो कोर्स है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि भाई अगर ट्रेंडिंग अगर आपको नहीं पता तो मतलब ये हुआ कि आप S&P ब्लॉक वाला जो पोर्शन है वो आप नहीं कर सकते। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, हम बात करेंगे अबाउट द मेटालिक रेडियाई। लेट्स टॉक अबाउट द मेटालिक रेडियस। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? ओके, so let's talk about the metallic radius. आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एटॉमिक रेडियस क्या है। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, और फिर हमने कहा भाई हमारे पास 4 किस्म के रेडियाई होते हैं, कोवेलेंट रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, वंडरवाल रेडियाई और आयनिक रेडियाई। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड, वो क्या है, वो है मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई, देखो मेटालिक रेडियाई का डेफिनेशन भी सेम टू सेम वही है जो कि इससे पहले हमने पढ़ा है। कोई नया डेफिनेशन नहीं है या हमारे पास कोई नई चीज इसमें नहीं है। एग्जैक्टली हम कहेंगे वही है हमारे पास, जो एक न्यूक्लियस से लेकर न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है उसको 2 पे डिवाइड करो, उसी को हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड कौन सा है? देखो मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड होता है, मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि दिस इज प्रेजेंट इन, मेटालिक बॉन्ड होता है इसमें, मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड मेटल्स में ही पाया जाता है, मेटालिक बॉन्ड इन इन मेटल्स, ये मेटल्स में होता है। अच्छा देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक यहाँ पर मेटल्स हैं और इन मेटल्स में ये मेटल्स हैं और ये देखो ये मेटालिक एटम्स हैं, ये एटम्स हो गए मेटालिक एटम्स, ये हो गए हमारे एटम्स, ये हो गए एटम्स। ठीक है, छोटे बड़े जैसे भी मैंने बनाए हैं आप वो इग्नोर करें, जो साइज मैंने बनाया है वो, लेकिन बाकी ठीक है। अच्छा, ये जो एटम होता है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इनके जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ है। फॉर एग्जाम्पल ये नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर होगा। एंड सेम इज द केस हियर कि भाई जो जितनी भी हैं इन सब के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर होते हैं। ठीक है, ये इधर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि वो मूवमेंट कर सकते हैं। तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स दे आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम, and this is actually attracted by the nucleus of this atom, this is attracted by the nucleus of this atom, this is attracted by the nucleus of this atom। ये जितनी भी है ना इस पर पॉजिटिव चार्ज, यानी इसका जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम कहते हैं कर्नल। ठीक है, और ये आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं है, ये सबको अट्रैक्ट करेंगे, अगर यहाँ पर भी है तो वो भी अट्रैक्ट करेगा, यहाँ भी अट्रैक्ट करेगा। ऑफ कोर्स देयरफॉर मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। क्या तो यहाँ पर हमने लिया ना, यहाँ पर हमने लिया फॉर एग्जांपल ये ये हमने लिया, ये हम आपका एक न्यूक्लियस हो गया, ये आपका दूसरा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको जो क्या के आप आधा करें, तो जो आपको ये रेडियस और ये रेडियस हो, हम कहते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू मेटल्स इन मेटालिक क्रिस्टल। मेटालिक क्रिस्टल में जो आपका हाफ ऑफ होता है वो है। हमने कहा भाई यहाँ पर हमारे पास ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक मेटल और दूसरा मेटल, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर पॉजिटिव, इसके इलेक्ट्रॉन इधर होते हैं जो कि ये भी अट्रैक्ट करता है, ये भी अट्रैक्ट करता है। अब हम इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको 2 पे डिवाइड करो, ये आपका आर, ये आपका आर हो गया। इज इट ओके ना? ओके, हमारे पास ये हो गया हमारे पास ये वाला। अच्छा, जो मेटालिक बॉन्ड है, अब हमने दो पढ़े हैं ना, एक हमारे पास हो गया जैसे हम जाते हैं ना लेफ्ट राइट, तो मैंने आपको कहा लेसन बी
BC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास मेटालिक होगा, फिर उसके बाद नॉन मेटालिक होगा। अब वो क्या लगता है, अगर हम ये दोनों को कंपेयर करें तो एक बात याद रखना, जो मेटालिक होता है ना, मेटालिक रेडियाई जो होते हैं, मेटालिक रेडियाई, और उनको हम कंपेयर करें इनके साथ, कोवेलेंट रेडियाई के साथ, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो याद रखना, जो जो मेटालिक रेडियाई होता है वो बड़ा होता है। वो क्या है, मेटालिक रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई में मेटालिक रेडियाई क्या होता है, ये बड़ा होता है। तो मेटालिक रेडियाई इज लार्जर, ये हमारे पास बड़ा होता है। ठीक है, देखो पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट राइट जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहला वाला, ये बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े, और फिर जाके ये छोटे हो जाते हैं। इसकी दूसरी बात ये है ना कि जब कोवेलेंट रेडियाई बनता है, कोवेलेंट, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो ये जो एटम्स है वो ज़्यादा ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ एज कम्पेयर टू द मेटल, मेटल की निस्बत ये ज़्यादा ओवरलैपिंग करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम जाते हैं तो हमारे पास तीन रेडियाई बनते हैं, पहला मेटालिक रेडियाई, सॉरी माय मिस्टेक, पहला मेटालिक रेडियाई, उसके बाद कोवेलेंट रेडियाई, और उसके बाद वंडरवाल रेडियाई। तो हम तीसरी की बात करेंगे अबाउट द वंडरवाल रेडियस। So let's talk about the van der Waal radius. What van der Waal radius is? मेरे ख्याल में ये डिफिनेशन आप खुद भी कर सकते हैं, कि अगर मैं आपको कहूँ कि van der Waal रेडियाई या रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन, या हम कहते हैं द half of the distance, half of the distance between the nuclei of two non-bonded neighboring atoms in van der Waal forces या having van der Waal forces। हमने कहा भाई ये हमारे पास क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, जो कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस है बिटवीन द टू। देखो ये तो हमने कहा ना भाई हमारे पास एटॉमिक है, ये क्या है, ये एटॉमिक बॉन्ड जो बनता है, एटॉमिक बॉन्ड, और उसका जो है हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास van der Waal रेडियाई है। van der Waal रेडियाई में क्या होता है, van der Waal रेडियाई में ये होता है कि फॉर एग्जांपल हम नोबल गैसेस लेते हैं, यू नो अबाउट द नोबल गैसेस राइट। नोबल गैसेस हमारे पास कौन सी हैं, तो ट्रिक याद रखना, नोबल गैसेस आपको याद होगा, हमने कहा भाई हेना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडान, ये है। हम कहते हैं हिना एराज खान को जिंदा रहने दो, हम कहते हैं हिना, ये हम कहते हैं क्या, हिना एराज खान को जिंदा रहने दो, ये हम कहते हैं नोबल गैसेस है। अच्छा नोबल गैसेस में क्या होता है भाई, ये बॉन्ड नहीं बनाते, बॉन्ड नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि भाई हीलियम है, इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नियॉन है, उसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एंड सेम इज द केस ऑल अदर्स, ये बॉन्ड नहीं बनाते। तो जब ये बॉन्ड नहीं बनाते क्या है, देखो इसको इसलिए हम एक और रेडियस भी कहते हैं, इसका एक और नाम है, वो नाम आपको याद होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट, सॉरी कोलिजन रेडियस। इस फिर हम क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड कोलिजन रेडियस। अब कोलिजन रेडियस क्यों होता है, क्योंकि भाई दो मॉलिक्यूल्स हैं, दे डू नॉट मेक बॉन्ड विद ईच अदर, बट व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, ये जितने करीब आते हैं उस वक्त ये जाके दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और वो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है कि जब दो एटम्स हैं उनका जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई है, उस मिनिमम डिस्टेंस का आधा, दैट इज कॉल्ड van der Waal रेडियस। इज इट ओके नाउ, हमने कहा दो नोबल गैसेस है, जब वो करीब आती है वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, बल्कि वो जब आते हैं दे कोलाइड विद ईच अदर। जब ये कोलिजन है, यानी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू van der Waal, जो दो नोबल गैसेस है उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस है, उस वक्त van der Waal फोर्स बनती है, और उस वक्त जो डिस्टेंस है उसको आधा करो, दैट इज कॉल्ड van der Waal रेडियस। इज इट ओके नाउ, ये आपको पता चल गया भाई कि हमारे पास क्या है, van der Waal रेडियस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडान। अब आप कहेंगे सर जब ये बॉन्ड नहीं बनाएंगे, कोलाइड करेंगे, ऑफ कोर्स ये एक खास डिस्टेंस तक करीब आएंगे, खास डिस्टेंस तक, उससे ज्यादा करीब नहीं आ सकते, क्योंकि ये बॉन्ड बनाते नहीं है ना। ये हमारे पास ऐसा हो गया, और ये है, ओके सॉरी, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये ये आते हैं ना इतना ही, बट बस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं यहाँ पर, और ये जो इंटरेक्शन है, दिस इंटरेक्शन एक्चुअली हियर, ये जो इंटरेक्शन है यहाँ पर, ये interaction, this interaction is actually, this interaction is called van der Waal radius, van der Waal forces। और ये van der Waal forces जो 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 इसकी न्यूक्लियस के
न्यूक्लियस इनके इलेक्ट्रॉन्स को और ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अट्रैक्ट करते हैं और कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा एक दूसरे के साथ फोर्स में रहते हैं, दैट कोलिजन अगर, इसको हम कोलिजन कहते हैं ना, इसलिए दिस इज आल्सो कॉल्ड कोलिजन रेडियस। डू अंडरस्टैंड नाउ? एंड दिस कोलिजन रेडियाई और ऑल दीज थिंग्स जो ये होती है, उस वक्त जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है, तो वो मुझे एक बात बताइए, हमारे पास पहला था हमने कहा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ना सोडियम है फॉर एग्जांपल, तो पीरियड नंबर 3 की मैं बात करूंगा कि जो हमारे पास आता है नवमांग अली, ये आता है हमारे पास, ये तीनों क्या है, मेटल्स है। तो मेटल हमें पता है भाई एक मेटालिक बॉन्ड बनाता है और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड प्लस प्लस और नेगेटिव नेगेटिव होता है। उसके बाद जैसे ही हम आते हैं, फिर हम आते हैं सिलिकॉन है, सल्फर है, फास्फोरस है। जब ये बॉन्ड बनेंगे ना एक दूसरे के साथ फॉर एग्जांपल, तो ये ऐसे को ओवरलैप करेंगे। देखो इसने ये जगह पे ओवरलैप किया है, देखो ये ओवरलैप करके एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, राइट। फिर उसके बाद हमने कहा एक और बॉन्ड बनता है जो कि एक दूसरे से इतना दूर होता है, और जब बॉन्ड बनाता है, मैं कहूं तो तीनों में बताओ सबसे ज्यादा रेडियाई किसका होगा? मुझे कहेंगे सर यहां होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस नहीं है, ये भी तो शुमार होगा ना, ये वाला डिस्टेंस नहीं है जो कि आई करीब, सिर्फ इसको हम कहते हैं टक वापस चले गए, या ऐसे आके ऐसे चले गए। तो जब ये करीब आते हैं से, तो ये तो नहीं होता कि एक दूसरे के साथ ये ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप इसको कहते हैं ना, ये साथ में से अटैच होता, अटैच तो नहीं होती ना, दे जस्ट कम क्लोजर टू ईच अदर एंड दे फील द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ द अदर एटम। ये जब करीब आते हैं, फॉर एग्जांपल एक नोबल गैस है, दूसरी नोबल गैस के करीब आती है, व्हेन दे कम क्लोजर टू ईच अदर, जब ये करीब आते हैं, तो इस एटम का जो न्यूक्लियस है, जो पावर है, जो पॉजिटिव चार्ज है, दैट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस एटम, और इसके जो न्यूक्लियस है, इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस वन। लेकिन दो चीजें और है, नाउ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस एटम विल आल्सो रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस एटम, ये रिपल्शन भी होती है, एंड द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम विल आल्सो रिपेल द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम। यानी पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, सिर्फ पॉजिटिव उसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, इसके पॉजिटिव उसके अट्रैक्ट करेगा। समझ आ रही बात? तो ये हम कहते हैं उस वक्त एक कोलिजन, इसको हम कहते हैं कोलिजन अकर्स। क्या होती है? कोलिजन अकर्स। अब मुझे बताओ कि अगर कहीं पर ये है मेटालिक बॉन्ड में, जब जो नाइबरिंग एटम्स होते हैं एक दूसरे के साथ, जिसका कर्नल वाले इलेक्ट्रॉन, कर्नल इसको कहते हैं, ये एक दूसरे को ये क्या है, एक दूसरे के करीब होते हैं। तो अब इसके रेडियस देखो। दूसरा, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है प्रॉपर्ली वहां पर ओवरलैपिंग होती है, इस ओवरलैपिंग को देखो, और ये देखो भाई जब करीब आते हैं और चले जाते हैं, किसका रेडियस ज्यादा होगा? Now you can decide, you can tell me, this is very easy, you can tell me कि भाई जो जिसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा? हम कहें भाई वंडरवाल का सबसे ज्यादा होगा, वंडरवाल इसका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद हमारे पास आएगा मेटालिक, और तीसरे नंबर पे कौन आएगा? तो हम कहें भाई तीसरे नंबर पे हमारे पास कौन आएगा? ये हमारे पास होगा कोवेलेंट। अब ये तीन हमने कही भाई, अगर हम वंडरवाल को, मेटालिक को और कोवेलेंट को, इन तीनों को हम कंपेयर करें, किस किस को? हम इन तीनों को कंपेयर करें, वंडरवाल, मेटालिक एंड कोवेलेंट को, तो ये बात याद रखना कि वंडरवाल का रेडियस सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद मेटालिक का होगा, और उसके बाद जाके कोवेलेंट का होगा। डिस्टेंस होता है जो दो ऐसे एटम्स हैं जो कि नॉन बॉन्डेड एटम्स हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको भी आप 2 पे डिवाइड करो। आप इसको फॉर एग्जाम्पल हीलियम लेते हैं, या जो भी लेते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल हीलियम है और हीलियम है, ये इसको 2 पे डिवाइड करो, आपके पास आ जाएगा उसका रेडियस, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, हमने इससे पहले रेडियस पढ़ा था किसका? कोवेलेंट का, तो उसका हम आर लिखते हैं, कोवेलेंट। क्या लिखते हैं हम? मैंने लिखा आर, ये हम रेडियस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस आर के साथ आपने क्या लिखा? COV, यानी कोवेलेंट रेडियाई। अगर इसके साथ मैं लिखूंगा, देखो गौर से, मैंने लिखा आर, इसके साथ लिखूंगा मैं एम, छोटा सा एम या मेटालिक रेडी, तो मेटालिक रेडी हो गया। फिर मैं लिखूंगा आर एक और इसके साथ मैं लिखूंगा वी डब्ल्यू वंडरवाल रेडियन। इज इट ओके नाउ? इनमें सबसे बड़ा रेडियन कौन होगा? तो हम कहेंगे इसके में सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये हमारे पास तीन ये ऑर्डर आए। दिस ऑर्डर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस ऑर्डर। डू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स, शॉर्टकट्स, निमोनिक्स, ऑर्डर्स जो मैं बताता हूं आपको, नोट्स बना के अपने साथ लिखिएगा, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ये आपकी जिंदगी को चेंज करेंगे। इज इट ओके नाउ? ओके, हमारे पास तीन कंपैरिजन आया। कौन? वंडरवाल रेडियाई सबसे ज्यादा है, एम राइट? कोवेलेंट रेडियाई सबसे बड़ा है ना? और नहीं, मेटालिक सबसे बड़ा है। आप बताइए कौन सा बड़ा है? नीचे जाके कमेंट में लिखिए। यहां तक अगर आप पहुंचे, इसका मतलब भाई आप में सीखने का एक वो है, क्योंकि डिटेल में हमारी लेक्चर्स हैं, एंड आई एम श्योर कि अगर आप ये लेक्चर्स लेंगे ना, आप मेरे ख्याल में केमिस्ट्री में कोई आपको हरा ही नहीं सकता, बिकॉज इतना हम आपको डिटेल में हर चीज
उसमें बताते हैं, तो कंसेप्ट और हर चीज़ जो हमारी वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन एंड दैट इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस किसे कहते हैं भाई? नाम से जाहिर है कि आयंस है ये। तो जब हम कहेंगे भाई आयंस जब होंगे तो कौन सा बॉन्ड होगा जो आयंस बनाएंगे? देखो आयंस बनाते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और हमें पता है आयनिक बॉन्ड जो बना होता है वो दो किस्म के आयन से बना होता है, या तो इसमें कैटाइन होगा और एक इसमें एनाइन होगा, या नहीं, या मैंने गलती से बोला, उसमें कैटाइन होगा और इसमें एनाइन होता है। मेरा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम वैसे NaCl भी लेते हैं ना, Na और Cl, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, ये है। अब हम इसका लेंगे, इसमें मतलब ये हुआ कि जो आयनिक रेडियस की हम बात करते हैं इसमें फिर दो किस्म के रेडियस होंगे, एक होगा कैटाइनिक रेडियस और दूसरा होगा एनायनिक रेडियस। ठीक है, कैटाइन और एनायनिक। तो ये जो Na पॉजिटिव वाला है इसको हम कहते हैं R पॉजिटिव और इसको हम कहते हैं R नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास ये दो किस्म की रेडियाई हैं। अब हम बात करेंगे भाई आयनिक रेडियस क्या है, तो हम तो आयनिक रेडियस वैसे ही डिस्कस करेंगे जैसे हमने पहले बाकी को डिस्कस किया है, फिर कैटाइनिक और एनायनिक को हम अलग अलग करते हैं डिस्कस। देखो आयनिक रेडियस हम वही कहेंगे जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किया। एक्चुअली this is the distance between the distance between the nuclei of ions in an ionic crystal। एक आयनिक क्रिस्टल या आयनिक कंपाउंड जो होगा उसमें दो न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही होगा। इसके एक MCQ जो आया था 1-2 साल पहले, आपने देखा होगा शायद। हम कहते हैं ना कि हमारे पास एक एटम है, कोई भी एटम आप लेते हैं और फिर उसी एटम को जाके हम आगे डिस्कस करें। मेरे पास एक एटम है, ये हो गया एटम, ठीक है। अब ये एटम फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, -e का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। लूज करने के बाद हम कहते हैं इस पर चार्ज आएगा प्लस चार्ज, ठीक है। और अगर ये एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया +1 इलेक्ट्रॉन, तो हम कहते हैं इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, ठीक है। एम के साथ आपने वो नहीं होना कि भाई मेटल है, मेटल पर नेगेटिव चार्ज नहीं आता, ना वो इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई भी नॉन मेटल या कोई भी एटम हम लेते हैं। ये जो एटम है इसको हम कहते हैं आर, या इसको हम कहते हैं दिस एटम इज कॉल्ड पेरेंट एटम। ये हमारा पेरेंट एटम होता है, हमारा नहीं बल्कि इनका पेरेंट एटम होता है। और ये होता है क्या? ये होता है कैटाइन, और ये होता है क्या? दिस इज एनाइन। इज इट ओके नाउ? अगर हम तीनों को कंपेयर करें, इसमें किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? हम कहते हैं कैटाइन, ये एक एटम है, गौर से देखना। अच्छा, यहाँ पर प्रोटॉन है और यहाँ पर बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं ऐसा करूं कि इसके शेल से, बाहर के शेल से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 या 3 या 4 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं ऐसा करता हूं कि इसके आउटरमोस्ट शेल से मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटाया। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा, गौर से देखना, अब हुआ यूं, इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन ज्यादा हो गए। नॉर्मली होता ही है ना कि जितनी प्रोटॉन होते हैं उतनी ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, जितने प्रोटॉन उतनी ही इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक चला गया, इसका मतलब है कि प्रोटॉन ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। दूसरी तरफ हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यही पेरेंट एटम है और इसके ये प्रोटॉन है, यही इलेक्ट्रॉन, और इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आया। अब यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन से। दिस इज द डिफरेंस इन दीज थ्री। अच्छा, हो गया क्या? हो गया ये ना कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से तो प्रोटॉन की पावर ज्यादा हो जाएगी। दूसरी बात, यहां अगर इलेक्ट्रॉन था, पहले ये इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, और ये हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। लफ्ज इतना मुश्किल नहीं है, आपको याद होना चाहिए। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यानी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होती है, तो उसको हम कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कम होगी, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा।
क्योंकि पहले ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, हर जगह अट्रैक्शन थी, अब ये कम हो गए। यहाँ पर हम कहते हैं अट्रैक्ट, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन की ज्यादा, देखो प्रोटॉन बीच में है, इलेक्ट्रॉन बाहर है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, तो द मोर इट अट्रैक्ट्स इट कम्स क्लोजर, ये करीब आएंगे, करीब आएंगे मतलब रेडियस कम होगा। तो रेडियस हम कहते हैं क्या है, इस तरफ ये डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, दूसरी तरफ जाते हैं। हमने कहा भाई ये एटम है, इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, और ये जो मैंने लिखा है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन भी, अब इनके बीच में रिपल्शन शुरू हो जाएगी, रिपल्शन यानी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो जाती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कम करता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल ज्यादा करता है। दूसरी बात यह है कि इस रिपल्शन की वजह से ये थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, और प्रोटॉन भी उन इलेक्ट्रॉन को उसी तरह अट्रैक्ट नहीं कर सकता। देखो ये जो प्रोटॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो जब ज्यादा होंगी तो ज्यादा को वो कम अट्रैक्ट कर सकेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम कहते हैं कि जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस, ठीक है, रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो रेडियस इंक्रीजेस, रेडियस इंक्रीज हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है, क्या होता है आयनिक रेडियाई में, तो आप कहेंगे आयनिक रेडियाई में होता ही है, जो पेरेंट एटम होता है उसका केटाइन उससे छोटा होता है, और उसका एनाइन उससे बड़ा होता है, एनाइन बड़ा होता है, केटाइन छोटा होता है। इज इट ओके नाउ? ओके, हमने ये बात की भाई कि हम कहेंगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज को हम देखेंगे, पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला छोटा होता है और नेगेटिव वाला बड़ा होता है। देखो जैसे हम इनिशियल बनाते हैं ना, तो इनिशियल में बनाने से पहले 2 काम हम करते हैं। इनिशियल बनाने से पहले जो इनिशियल बनता है, तो इन ए प्लस सी एल, ऐसा तो नहीं होता ना कि जाके इन ए सी एल बनाएंगे, ऐसा नहीं होता, बल्कि होता ये है कि इन ए जाता है पहले इन ए प्लस वन में, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। वही इलेक्ट्रॉन जो लूज किया है, वही इलेक्ट्रॉन इज गेट्ड बाय क्लोरीन, और ये बन जाके सी एल माइनस बन जाता है। अब आपको पता है भाई इन दोनों की अट्रैक्शन को हम कहते हैं एन ए प्लस और सी एल माइनस, इसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो लूज किया है, इसका मतलब है ये स्मॉलर है, ये क्या है, स्मॉलर देन सोडियम। तो हम सोडियम को पेरेंट एटम कहते हैं, जो आपके इम्टिकेट में या इंटी टेस्ट में आते हैं। यहाँ हम कहते हैं ये भी पेरेंट एटम है क्लोरीन, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो हम कहते हैं इसका साइज क्या है, लार्जर देन पेरेंट एटम या सी एल। समझ आई बात अब? ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी आइटम लेंगे, कोई भी मतलब कोई भी, जैसे मैंने लिया ना एल आई है, एल आई है और एल आई प्लस वन है, एन ए है और एन ए प्लस वन है, एम जी है और एम जी प्लस टू है, एंड सो ऑन। बहुत सारे आप आ सकते हैं, हाइड्रोजन है, इसने क्लूज किया, इसे प्लस हो गया, सी है, सी प्लस हो गया। हम कहेंगे इसमें स्मॉल साइज किसका होगा और लार्ज किसका होगा। ये देखना, पेरेंट एटम बड़ा होता है, ये देखो ये बड़ा होता है, और जो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला है वो छोटा होता है, ये हिस्सा स्मॉल है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मुझे कहेंगे सर एक और एग्जांपल लेते हैं ये बाकियों की, तो मैं कहूँगा ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है फ्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पर फ्लोराइड है यानी नेगेटिव चार्ज वाला, क्लोरीन है, क्लोराइड है, ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, नाइट्राइड है, ठीक है। अब इनमें बड़ा कौन है, मैं कहूँगा भाई ये बड़ा है, क्योंकि when the negative charge is more, the size will be increased more। जितना नेगेटिव साइज, इसका मतलब है कि इसके साथ ये बड़ा होगा। तो केटाइन और एनाइन की बात हमने की है। ओके, अब रेडियस हमने कहा भाई कि ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्शन। एक और चीज जो कि हम इधर एक्सप्लेन करेंगे, और उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ना, जो हमने अभी बात की है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है, हमने कहा ना यार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब कम होते हैं, तो जो जब 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 न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस है, ये जो है ना न्यूक्लियस, इसकी अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, जो हम इसको कहते हैं ना न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो इसके लिए जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं जेड इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से वो साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऐड होते हैं, इसका मतलब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और ये साइज बड़ा हो जाएगा। दैट इज एक्चुअली द डिस्टेंस इन दीस टू, यू अंडरस्टैंड नाउ? अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग एक्सेप्शंस और बहुत सारी चीजें जो रहती है, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एक्सेल करना चाहते हो, डिटेल में हर चीज पढ़ना चाहते हैं, यू शुड ज्वाइन
द नेक्स्ट लेक्चर एज वेल। और अगर इससे पहले अगर आप पीआरडी टेबल आपको पता होना चाहिए, आप जाके ऊपर लिखिए मॉडर्न पीआरडी टेबल अली सुदेश एन ए सी अली कोचिंग अकेडमी, तो आपके पास आ जाएगा। या सिर्फ अली सुदेश मॉडर्न पीआरडी टेबल लिखिए और उसमें जो इस सीरीज़ का जो हिस्सा है वो आप देखिए। ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ, नई कंसेप्ट और नए आइडिया के साथ। ऐसी अली कोचिंग अकेडमी के साथ अपने डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा करें। अल्लाह हाफ़िज़।